हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रेगनेंसी के सिर्फ पहले 28 दिन में ही बेबी की ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बन जाता है और यही होता है हमारा न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बर्थ से पहले शुरू होते हैं और प्रिवेंशन भी बर्थ से पहले ही पॉसिबल है। कैसे? आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि एक छोटी-सी विटामिन डिफिशियंसी और बेबी के ब्रेन या स्पाइन की डेवलपमेंट रुक जाती है। कैसे? आज ये हम लोग समझेंगे। तो आज ये सारे सवालों के जवाब आज हम लोग पाएँगे आज की इस वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो आज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट लेक्चर में हम लोग मेनली 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक होगा हमारा एनेन्सेफेली और सेकंड है हमारा स्पिना बाइफिडा। तो फर्स्ट हम लोग एनेन्सेफेली की ओर चलते हैं। तो एनेन्सेफेली में हम लोग देख लेते हैं कि सबसे एनेन्सेफेली किसको कहते हैं? जब हमारा क्या है कि स्कल या क्रेनियल वॉल्ड जब एब्सेंट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनेन्सेफेली बोलेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि इनकम्प्लीटेबल लाइफ होता है ना? अगर हमारा जो ब्रेन है या स्ट्रक्चर है ब्रेन का, अगर वो हमारा अच्छे से नहीं बना है तो क्या होगा? एनेन्सेफेली डिनोट करेगा उसको, या फिर ब्रेन का कोई एक पार्ट होता है वो नहीं बनता। तो देख लेते हैं एनेन्सेफेली में। तो एनेन्सेफेली क्या है? स्कल फीचर्स आर इनकम्पैटिबल विथ लाइफ। यानी जो भी स्कल जो हमारा बनता है ना, जो भी हमारा जो स्कल है वो लाइफ के लिए सूटेबल नहीं होता है। यानी उससे हम लोग लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते, आगे नहीं चल सकते। तो इसमें क्या होता है? हैव टू डाई व्हेन दे आर बोर्न। यानी उनमें एक कंडीशन रहता है कि उनको क्या होना होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। यानी उसको क्या होगा? मरना ही पड़ता है। जब वो जन्म लेंगे तो उनको क्या होगा? हमेशा मरना ही होगा। ये हमारा एनेन्सेफेली। अब एनेन्सेफेली कैसे होता है ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो अब सेकंड जो हमारा स्लाइड है, इसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ एनेन्सेफेली ऑकर्स। तो एनेन्सेफेली कैसे होता है हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है कि व्हेन क्रेनियल न्यूरोपोर फेल्स टू फ्यूज या क्लोज। जब हमारा न्यूरोपोर है, जो न्यूरोपोर है वो हमारा जो है क्रेनियल न्यूरोपोर, ये अच्छे तरीके से बंद नहीं होता है। तो ये क्या होगा देख लेते हैं। तो रिजल्ट इन एनेन्सेफेली। तो यानी अगर हमारा जो न्यूरोपोर है इसका क्लोजर अच्छे से नहीं हो रहा है, यानी अच्छे से बंद नहीं हो रहा है या फ्यूज नहीं हो रहा है, तो ये क्या होता है? हमारा एनेन्सेफेली होता है। इसमें क्या होता है? व्हेन पोस्टीरियर या कॉर्डल न्यूरोपोर फेल्स टू क्लोज रिजल्ट्स इन स्पाइना बाइफिडा। यानी ये जो हमारा ये न्यूरल प्लेट है, एक स्ट्रक्चर से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये हमारा क्या है? न्यूरल प्लेट है। अब ये जो न्यूरल प्लेट है आगे चल के ये न्यूरल ट्यूब में हमारा डेवलप होता है। तो जब हमारा जो क्रेनियल न्यूरोपोर है, जब ये अच्छे से बंद नहीं होता है तो इसमें क्या होता है? एनेन्सेफेली होता है। क्या होता है? एनेन्सेफेली होगा। और जब हमारा जो कॉर्डल न्यूरोपोर है, ये जब अच्छे से क्लोज नहीं होगा तो क्या होता है? स्पाइना बाइफिडा बनता है। तो दोनों आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा इस स्लाइड में कि जो क्रेनियल न्यूरोपोर है वो किसको बनाता है? हमारा अगर अच्छे से फ्यूज नहीं हुआ तो एनेन्सेफेली को बनाएगा, और अगर पोस्टीरियर या कॉर्डल न्यूरोपोर जो है अगर नहीं बनेगा तो वो स्पाइना बाइफिडा को बनाता है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो एनेन्सेफेली के फीचर्स कौन-कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो एनेन्सेफेली में मेनली हम लोग क्या देखेंगे कि ये क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है और ये क्या है? इट रिजल्ट्स टू नॉन क्लोजर ऑफ एंटीरियर न्यूरोपोर। यानी एंटीरियर जो न्यूरोपोर है या क्रेनियल जो न्यूरोपोर है ना? यहाँ पे क्रेनियल न्यूरोपोर है। तो यानी अगर क्रेनियल न्यूरोपोर अच्छे से बंद नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या होगा? हमारा एनेन्सेफेली होता है। थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इन एनेन्सेफेली द स्कल ऑफ बेबी इज एब्सेंट। यानी स्कल जो है वो क्या रहेगा? एब्सेंट रहता है। तो आउटर जो क्रेनियम रहता है, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में हम लोग फीटल स्कल पढ़े हैं, तो उसमें जो बोन्स होते हैं यानी फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, लैम्बोइडल सूचर, सैजिटल सूचर, ये सारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो इससे क्या होता है? जब जो हमारा वो है, अगर स्कल नहीं रहेगा तो क्या होगा? सो ब्रेन इज एक्सपोज्ड एंड इट इज इनकम्पैटिबल विथ लाइफ। यानी जो ब्रेन का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ब्रेन का जो सबसे इम्पोर्टेंट कवरिंग है वो हमारा क्या है? स्कल है। तो जब स्कल ही नहीं रहेगा तो ब्रेन क्या हो जाएगा? एक्सपोज हो जाएगा। तो जब ब्रेन एक्सपोज हो जाएगा, यानी ब्रेन कैसा ऑर्गन है? डेलिकेट ऑर्गन है। तो जब इसके पास कवरिंग नहीं होगी तो क्या जिंदा रहने के चांसेस रहेगा? बिल्कुल ना के बराबर होता है। और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स इसमें देखे जाते हैं। तो और
ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये कैसे होता है हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या होता है फर्स्ट क्या हमारा डिफेक्ट इन स्लोइंग। तो अगर बच्चे को जो है निगलने में परेशानी होती है तो क्या होता है? इससे क्या होगा? अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। तो ये किसको करेगा? पॉलीहाइड्रोमनस को करेगा। तो पॉलीहाइड्रोमनस क्या होता है? अगर एमनियोटिक फ्लूइड हमारा 2000 ml से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमनस बोलते हैं। तो पॉलीहाइड्रोमनस आगे चल के क्या करेगा? ये हम लोग देख लेते हैं। तो पॉलीहाइड्रोमनस जो होगा वो ओवर डिस्टेंशन कराता है। तो ओवर डिस्टेंशन कराएगा यूट्रस का और प्री टर्म लेबर या PROM यानी प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है या प्री टर्म लेबर होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि एनेंसेफेली होता है। अगला क्या है? एड्रिनल ग्लैंड्स ऑफ फीटस आर नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड। तो अगर हमारा जो फीटस है उसका एड्रिनल ग्लैंड भी अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो उस कारण भी क्या हो सकता है? हम लोग एनेंसेफेली हो सकता है। तो एनेंसेफेली जो है प्रीटर्म और पोस्टर्म दोनों में हो सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ऑफ फीटस आर नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड। तो इसमें देख लेते हैं फीटल एड्रिनल ग्लैंड प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन इनिशिएशन ऑफ लेबर। तो लेबर में जो है एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा कौन? एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारा ये एनेंसेफेली से कैसे रिलेटेड है देख लेते हैं। तो एनेंसेफेली तो ये क्या होता है? एनेंसेफेली एड्रिनल ग्लैंड नॉट डेवलप। तो यानी अगर हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो डेवलप अच्छे से नहीं होगा तो इसमें क्या होगा? एनेंसेफेली हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये जो पोस्टर्म हमारा जो है पोस्टर्म प्रेगनेंसी यानी 42 वीक से ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है कि इन एनेंसेफेली यू कैन गेट आइदर प्री टर्म लेबर और पोस्ट टर्म लेबर। तो हम लोग प्री टर्म भी देख लिए और पोस्ट टर्म में देख लिए। तो पोस्ट टर्म में मेनली क्या हो जाएगा? हमारा एड्रिनल ग्लैंड में आता है ना, एड्रिनल ग्लैंड का ये जो है डिजीज हो जाएगा। तो एड्रिनल ग्लैंड अगर एब्सेंट रहेगा तो क्या होगा? एनेंसेफेली हो सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। तो क्या है हमारा द पार्ट विच इज नॉर्मल इन एनेंसेफेली। तो कौन सा पार्ट जो है वो हमारा नॉर्मल होता है? तो सिर्फ ब्रेन एब्सेंट होता है, बाकी सारी चीजें नॉर्मल होती है। तो इसमें कौन सा पार्ट नॉर्मल होगा? यानी फेस। तो फेस जो हमारा क्या होगा? वो नॉर्मल होता है। तो ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन एनेंसेफेली एट लेबर। तो लेबर पे सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? तो फेस प्रेजेंटेशन होता है। और विच कंजेनाइटल एनोमली मोस्ट कॉमन। तो कंजेनाइटल एनोमली जो होता है मोस्ट कॉमन होता है लीड टू फेस प्रेजेंटेशन यानी फेस प्रेजेंटेशन को लीड करता है। तो वो क्या होगा? हमारा एनेंसेफेली होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो फीमेल फीटस में देखने को मिलता है। तो यानी जो फीमेल होती है वो ज़्यादा एनेंसेफेली को होती है यानी प्रोन होती है बोल सकते हैं, यानी फीमेल में ज़्यादा केसेस देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मेल। और अगला क्या है हमारा? देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट। तो इट कैन ऑकर इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी। ये क्या होता है? नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, चांसेस 5% रहते हैं। तो इसका रिकरेंस को हम लोग जो है फिर से दोबारा ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को बचाने के लिए दोबारा ना हो इसके लिए हम लोग हमेशा फॉलिक एसिड देते हैं प्रेगनेंसी से 1 महीना पहले और प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद या 3 महीने बाद तक हम लोग देते हैं। तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रेगनेंसी में हम लोग करेंगे क्या? तो देख लेते हैं। तो फॉलिक एसिड का हम लोग देखेंगे। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड का जो है सप्लीमेंटेशन देखने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक फीमेल चाहे उसके पास फॉलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में हो या ना हो, जो भी फीमेल प्रेग्नेंट है उसमें हम लोग को क्या करना है? फॉलिक एसिड जरूर देना है। तो इसका डोज कितना होता है? डोज होता है 400 मिली सेंटीग्राम। ये प्रोफिलैक्टिक डोज होता है। ये क्या करेगा? एनटीडी को बचाता है। तो कब हम लोग को देना है? बिगिन 1 मंथ बिफोर कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी से 1 महीने पहले ही हम लोग को क्या कर देना है? स्टार्ट कर देना है। यानी जो कपल है वो अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो 1 महीने पहले ही हम लोग को दे देना। अब हाई रिस्क केसेस देख लेते हैं। तो हाई रिस्क केसेस में आ जाएगा वैसे फीमेल जिनके फीटस को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो चुका है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जब हो चुका है पहले तो उस केस में हम लोग कितना डोज देते हैं ये देख लेते हैं।
तो इन दोज प्रेग्नेंट फीमेल हु हैव हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी अगर उसके पास हिस्ट्री है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, तो उन वैसे फीमेल्स में हम लोग कितना दे सकते हैं। या इफ अ प्रेग्नेंट फीमेल इज ऑन एंटी एपिलेप्टिक, यानी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में है जैसे कि वेल्प्रोइक एसिड, तो इन सभी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, फॉलिक एसिड का डोज हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। नॉर्मल में हम लोग दे रहे थे 400 मिली सेंटीग्राम यहाँ पे, और इसमें क्या करेंगे, डोज बढ़ा देंगे तो सीधा हो जाएगा 4 मिलीग्राम थेरेपेटिक डोज हम लोग देते हैं। इसमें क्या है, प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये इसमें कब देना है, 3 मंथ्स बिफोर कंसेप्शन, ये ध्यान देने वाली बात है। उसमें हम लोग कब दे रहे थे, 1 मंथ बिफोर कंसेप्शन, और इसमें हम लोग क्या देंगे, 3 मंथ बिफोर कंसेप्शन देंगे। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और हम लोग को कब स्टॉप करना है, तो दोनों ही केस में हम लोग क्या करेंगे, 3 मंथ्स आफ्टर कंसेप्शन, यानी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसमें भी और जो हिस्ट्री वाला है उसमें भी, दोनों में हम लोग क्या करेंगे, 3 मंथ आफ्टर कंसेप्शन जो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। आफ्टर दिस फ्रॉम 4 मंथ, और चौथे महीने से क्या होगा, आयरन प्लस फॉलिक एसिड दोनों का टैबलेट स्टार्ट हो जाता है। इसमें एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। तो एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम जो होता है क्या होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करता है आयरन एंड फॉलिक एसिड को फ्री ऑफ कॉस्ट। आयरन का डोज कितना रहता है, 60 मिलीग्राम, और फॉलिक एसिड का कितना रहता है, 500 मिली सेंटीग्राम। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। ये थे हमारे एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के कुछ पॉइंट्स। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं डोजेस के रिगार्डिंग। तो प्रोफिलैक्टिक डोज हमारा जो फॉलिक एसिड का कितना होता है, 400 मिली सेंटीग्राम। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, जैसे यहाँ पे एनीमिया मुक्त भारत में 500 मिली सेंटीग्राम है, लेकिन प्रोफिलैक्टिक डोज में 400 दे रहा है, तो थोड़ा सा बढ़ा के ही देते हैं ताकि ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा अच्छा हो सके, ज़्यादा मिल सके टू ऑल प्रेग्नेंट फीमेल, है ना। तो प्रोफिलैक्टिक डोज ऑफ फॉलिक एसिड हमारा कितना होगा, 400 मिली सेंटीग्राम। आंख बूंद के आंसर को नहीं मारना है, पहले समझ लेना है कि डोज कौन सा पूछ रहा है। एनीमिया मुक्त भारत में पूछ रहा है कि फॉलिक एसिड नॉर्मल में पूछ रहा है। और थेरेपेटिक डोज ऑफ फॉलिक एसिड कितना होता है हमारा, 4 मिलीग्राम पर डे टू ऑल प्रेग्नेंट फीमेल विथ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेबी। अगला पॉइंट क्या हमारा, डोज ऑफ फॉलिक एसिड कैन बी गिवन टू डायबिटिक प्रेग्नेंट फीमेल। तो डायबिटिक को हम लोग कितना देंगे, 400 मिली सेंटीग्राम देते हैं। डोज ऑफ फॉलिक एसिड टू डायबिटिक प्रेग्नेंट फीमेल विथ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनटीडी। तो अगर उस डायबिटिक है और प्लस में एनटीडी है हिस्ट्री का, तो उसमें 4 मिलीग्राम देते हैं। और एनीमिया मुक्त भारत में जो है फॉलिक एसिड का जो है वो कितना है, 500 मिली सेंटीग्राम है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, सेकंड पॉइंट याद रखना है, और फिफ्थ पॉइंट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी को आप लोग छोड़ भी सकते हैं। अगला देख लेते हैं आयरन सप्लीमेंटेशन रूल। तो आयरन सप्लीमेंटेशन रूल में हम लोग देखेंगे तो 1 टैबलेट ऑफ आयरन प्लस 1 टैबलेट ऑफ फॉलिक एसिड जो है हम लोग देते हैं। अब ये क्या होता है कि should be taken by all pregnant female starting from 4th month, यानी 4th मंथ से हम लोग को आयरन भी लेना है और फॉलिक एसिड भी लेना है। ऑफ प्रेगनेंसी आइडियली इट शुड बी कंटिन्यूड फ्रॉम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी फॉर मिनिमम 180 डेज, यानी 180 डेज जो है प्रेगनेंसी के समय लेते हैं और 180 डेज प्रेगनेंसी के बाद लेते हैं, है ना, आयरन को पूरा करने के लिए। तो टोटल हम लोग कितना लेते हैं, तो 360 दिन लेते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आयरन मुक्त भारत कितने दिनों के लिए चलाते हैं, तो 360 दिन के लिए चलाते हैं। 180 दिन कब हम लोग देंगे, प्रेगनेंसी के दौरान, और 180 दिन प्रेगनेंसी के बाद। यही सारी चीजें बताई गई हैं। मिनिमम प्रेगनेंसी के समय कितना देंगे, 180 देते हैं, और ऑल्सो 180 डेज आफ्टर डिलीवरी, यानी प्रेगनेंसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, देंगे। और इसमें क्या होगा, रिप्लेनिश करते हैं हम लोग आयरन स्टोर को प्रेग्नेंट लेडी में। अब हम लोग देख लेते हैं क्या हमारा क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल। तो स्क्रीनिंग हम लोग कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो स्क्रीनिंग का क्या माजरा है, तो स्क्रीनिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, मदर ब्लड में हम लोग हमेशा चेक करते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन, यानी ये किसका देखा जा रहा है, एनेंसिफेली या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को पहचानने के लिए हम लोग एनेंसिफेली या स्पाइना बाइफिडा को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा अल्फा फीटोप्रोटीन को देखते हैं। तो अल्फा फीटोप्रोटीन जो होता है वो क्या होता है,
कम या ज़्यादा होता है। तो टेस्ट में हम लोग क्या देखेंगे, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन यानी एमएसएफपी हम लोग देखते हैं। कब देखते हैं, तो 15 से 20 वीक में देखेंगे या 16 से 18 वीक में अगर प्रिसाइज़ बोला जाए तो। अगर बढ़ा हुआ है यानी एएफपी यानी अल्फा फीटोप्रोटीन जो है अगर बढ़ा हुआ है तो क्या होगा देख लेते हैं। तो सेकंड लेवल पे हम लोग जाएँगे क्या, अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं या टारगेटेड स्कैन कराएँगे। इसमें टीआईएफएफए कराते हैं और एनोमली स्कैन कराते हैं। यानी हम लोग देखेंगे कि अल्ट्रासोनोग्राफी में हम लोग देखते हैं कि वो जो बच्चा है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है अल्ट्रासोनोग्राफी में। अगर एएफपी बढ़ा हुआ देखने को मिला, अगर नॉर्मल है या घटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एएफपी बढ़ा हुआ है तब सेकंड हम लोग को कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम लोग जाते हैं लेवल 2 में। तो कौन-सा जाएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी। उसमें हम लोग देखते हैं अल्ट्रासाउंड में कि भाई क्या दिक्कत है। अब डायग्नोसिस एंड मार्कर सब हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, अगर एएफपी जो है बेस्ट बायोकेमिकल मार्कर है एनटीडी के लिए तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज़ ये जो है बहुत सारी कंडीशंस में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो बेस्ट बायोकेमिकल मार्कर जो है एनटीडी के लिए वो क्या है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। ये क्या है, बेस्ट बायोमार्कर है। ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ये आप लोग को ये मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ये आप लोग को याद रखना है कि एसिटाइल कोलिनेस्टरेज से ही हम लोग को पता चलेगा कि उस बेबी में या फिर उस फीटस में हमारा क्या है, एनटीडी है या नहीं है। तो व्हेन कैन एनेंसेफेली बी डायग्नोस्ड अर्लीएस्ट ऑन यूएसजी। तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी में हम लोग एनेंसेफेली जो है कब डायग्नोस करेंगे, तो 10 वीक में हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि व्हेन कैन एनेंसेफेली बी बेस्ट डायग्नोस्ड ऑन 14 वीक्स। तो दोनों लगभग क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अर्लीएस्ट पूछ दिया। तो अर्लीएस्ट 10 वीक में और नॉर्मल जो डायग्नोसिस कराएंगे वो 14 वीक्स में हम लोग कराते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है। अगला क्या है हमारा, अल्ट्रासाउंड साइन एंड मैनेजमेंट। अल्ट्रासाउंड में क्या-क्या देखने को मिलता है ये हम लोग देखेंगे। तो अल्ट्रासाउंड में क्या-क्या चीज़ देखने को मिलेगा, तो एनेंसेफेली के लिए कौन-कौन सा साइन देखने को मिलता है, तो एनेंसेफेली के लिए मिक्की माउस साइन और फ्रॉग आई साइन देखने को मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है। तो एनेंसेफेली में फिर से मैं रिपीट कर देना चाहूँगा, अल्ट्रासोनोग्राफी में कौन-कौन सा साइन देखने को मिलेगा, तो मिक्की माउस साइन और फ्रॉग आई साइन देखने को मिलता है। और स्पाइना बाइफिडा अगर देखना है अल्ट्रासाउंड में तो इसके लिए कौन-कौन सा साइन होगा, तो स्कैलोपिंग ऑफ फ्रंटल बोन। तो स्कैलोपिंग देखने को मिलता है यानी लेमन साइन देखने को मिलेगा और बनाना साइन देखने को मिलेगा यानी सेरेब्रम लुक लाइक्स बनाना। तो स्पाइना बाइफिडा होगा तो स्कैलोपिंग साइन ऑफ फ्रंटल बोन यानी लेमन साइन देखने को मिलेगा और बनाना साइन देखने को मिलता है। ये भी आप लोग देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको मैं मार्क कर दिया हूँ। अगला क्या है हमारा, मैनेजमेंट ऑफ एनेंसेफेली इफ प्रेगनेंसी इफ डायग्नोस्ड इन प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी में अगर जो है हमारा एनेंसेफेली डायग्नोस हो चुका है यानी कन्फर्म होना हो चुका है कि उस का जो फीटस है वो एनेंसेफेली प्रेजेंट है उसमें, तो इसका एक ही उपाय है यानी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराते हैं। इसमें कोई हम लोग दवा वगैरह या प्रिकॉशन या मैनेजमेंट हम लोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे प्रेगनेंसी को। अब हम लोग अल्फा फीटोप्रोटीन का कुछ फिजियोलॉजी देख लेते हैं। तो फिजियोलॉजी में क्या है कि प्रोटीन जो है सिंथेसाइज यानी अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो किसके द्वारा बनता है, तो फीटस के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, फीटस के द्वारा ही बनता है। और इन अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो अर्ली वीक्स में क्या होता है, ये किसके द्वारा बनता है, फीटल यॉर्क सॉक के द्वारा बनेगा। और लेटर वीक्स में क्या बनता है, फीटल जीआईटी या लीवर से बनता है। तो फीटस में क्या होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन होता है, ये क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में आएगा और ये एमनियोटिक फ्लूइड से कहाँ जाएगा, मदर्स के ब्लड में जाता है। दैट्स व्हाई मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल्स आर यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ एनटीडी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एनटीडी को जांचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बायोकेमिकल मार्कर कौन है, तो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ये मैं बता चुका हूँ वीडियो में। अब हम लोग इससे समझेंगे कि अल्फा फीटोप्रोटीन अगर बढ़ा हुआ है तो क्या है और घटा हुआ तो क्या है।
तो ऐसे कौन-कौन से कंडीशंस हैं जिसमें अल्फा फीटोप्रोटीन जो है बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हमारा एनटीडी यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सेकंड हमारा एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट यानी गैस्ट्रोकाइसिस और इम्फेलोसील। ये दोनों क्या होते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गैस्ट्रोकाइसिस में क्या होता है कि जो हमारा इंटेस्टाइन जो है वो क्या हो जाता है बाहर आ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कोई कवरिंग नहीं होता है। अगर कवरिंग नहीं है यानी नो कवरिंग है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं गैस्ट्रोकाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे गैस्ट्रोकाइसिस बोलेंगे। यानी अगर कोई कवरिंग नहीं है तो गैस्ट्रोकाइसिस। अगर इसी में कवरिंग आ गया है ना, तो अगर इसमें अगर कवरिंग आ जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एम्फैलोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं एम्फैलोसील बोलते हैं। तो ये गैस्ट्रोकाइसिस और एम्फैलोसील यानी जो एब्डोमिनल वॉल वो अच्छे से बनता नहीं है तो उस केस में भी हम लोग को एएफपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो अच्छा से नहीं बना होगा तो क्या होगा हमारा इंटेस्टाइन बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ जाएगा डायरेक्ट तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गैस्ट्रोकाइसिस बोलेंगे। और कवरिंग के साथ अगर बाहर आता है तो इसको हम लोग ओम्फैलोसील बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड हमारा पाइलोनिडल साइनस। तो पाइलोनिडल साइनस में भी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा अल्फा फीटोप्रोटीन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अब घटा हुआ किस केस में देखने को मिलता है तो देख लेते हैं। तो अल्फा फीटोप्रोटीन जो है डिक्रीज मदर अगर डायबिटिक होगी उस केस में देखने को मिलेगा। और बेबी के अंदर डाउन सिंड्रोम होगा तो डाउन सिंड्रोम में भी जो है हमारा अल्फा फीटोप्रोटीन घटा हुआ देखने को मिलता है। और अबॉर्शन और मोलर प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के रिगार्डिंग। तो आज का लेक्चर जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। लेक्चर कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच।